हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट चैप्टर की एमसीक्यू। आपकी टर्म 1 की सिलेबस में ये चैप्टर मेंशन किया गया है एज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के टॉपिक के नाम से। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, विच स्टेट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ अनटैप्ड आयरन ओर इन द कंट्री? इनमें से कौन सी स्टेट है जहां पे आयरन ओर की बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो है रिजर्व है, अब वो अभी भी अनटैप्ड है। अनटैप्ड का मतलब है कि अभी तक उसे निकाला नहीं गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। नाउ मेनी ट्राइबल पीपल आर अगेंस्ट द माइनिंग ऑफ ओर इन ओडिशा। ओडिशा में जो माइनिंग हो रही है या माइनिंग के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स जो भी चल रहे हैं, उन सब के अगेंस्ट जो वहाँ के ट्राइबल जो लोग हैं या विलेज के जो लोग हैं, काफी लोग वो अगेंस्ट हैं इसके। तो ऐसा सन बिल्कुल करेक्ट है। The tribal people fears that the setting up industry will cause displacement from their home and livelihood. एंड बिल्कुल ट्रैवल पीपल्स को डर ये लगता है कि अगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाएगी सो उनसे प्रॉब्लम होगी उनको, कि उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा उनके घरों से, और उनके लिवलीहुड जो है, उनकी जो जीविका है वो चली जाएगी। तो रीजन भी करेक्ट है। आप यहाँ पे देखो कि ये लोग अगेंस्ट है आयरन और माइनिंग के, बिल्कुल अगेंस्ट है। और आयरन ओर के माइनिंग के अगेंस्ट होने का रीजन यहाँ पे जो गिवन है, वो रीजन ये है कि उससे नए इंडस्ट्री आएगी। लेकिन यहाँ पे आप रीजन में देखो, रीजन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन जो यहाँ गिवन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि रीजन जो होगा उसमें तो माइनिंग की बात होनी चाहिए थी। उसमें माइनिंग की बात होनी चाहिए थी कि माइनिंग के कारण लोग जो है वहां डिस्प्लेस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ बात है इंडस्ट्रीज की। इसकी जो आंसर होगी वो बी। ए और आर दोनों ही ट्रू है, लेकिन आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ऑप्शन ए कब करेक्ट होती? ऑप्शन ए तब करेक्ट होती अगर यहाँ स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता कि माइनिंग के कारण उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे रीजन में माइनिंग मेंशन नहीं है, इंडस्ट्री मेंशन है। ओडिशा गवर्नमेंट होप्स टू एक्सट्रैक्ट आयरन ओर फ्रॉम द स्टेट। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो आयरन ओर जो है वो निकालना चाहती है उड़ीसा से, बिल्कुल ये करेक्ट है। Now, Odisha government has signed MOU (Memorandum of Understanding) only with domestic steel makers. इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है। MOU जो होता है ये एक तरह की एग्रीमेंट होती है, एक तरह की एग्रीमेंट होती है। बिल्कुल उड़ीसा गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है। ओनली विद डोमेस्टिक स्टील मेकर नहीं, ये रॉन्ग है। ओनली विद डोमेस्टिक स्टील मेकर्स नहीं है, इस डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल भी है। डोमेस्टिक स्टील मेकर मतलब हमारे कंट्री की कंपनी, और इसके साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज भी है। ऑप्शन 2 जो है, स्टेटमेंट 2 जो है ये रॉन्ग होगा। करेक्ट आंसर होगा ओनली 1A। आप मुझे अगर कमेंट करके आप बताओ कि हमारे कंट्री में एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो स्टील बनाती है, ये चलो मैं बताता हूँ, ये एक PSU है, गवर्नमेंट की कंपनी है। आप उसका नाम कमेंट करके आप बताओ मुझे। Odisha government invites companies to extract iron ore from the state because it will provide. उड़ीसा गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि कंपनीज आए और वहां से वो उड़ीसा में आकर के वो आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करे? इसके क्या रीजंस है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इससे उड़ीसा में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, बिल्कुल करेक्ट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब बड़ी कंपनियां जब आएंगी तो वो बहुत सारा पैसा लेके आएंगी और वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लोग, इससे गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जब बड़ी कंपनी वहां पे आएंगी माइनिंग करने के लिए तो उससे काफी सारे लोगों को बिल्कुल जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन सी, दैट इज दोनों ही करेक्ट है, बोथ। आयरन ओर रिसोर्स लाई इन सम ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा स्टेट। आयरन ओर जो है ये उड़ीसा की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा की जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है वहां मिलती है। नहीं, ये रॉन्ग है। ज्यादा कहाँ है? अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में है। एंड अर्बन पीपल आर अगेंस्ट इट, नहीं, अर्बन पीपल में से कुछ लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन टोटली अर्बन पीपल अगेंस्ट है ये गलत है। मेनली जो अगेंस्ट है वो है ट्राइबल पीपल, बिकॉज उनसे उनके घर जो है वो छीन लिए जाएंगे, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर होगा, यहाँ में करेक्ट फाइंड करना था, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, डी।
वाई इन्वायरमेंटलिस्ट फियर अगेंस्ट द माइनिंग। सो इन्वायरमेंटलिस्ट जो है, जो पर्यावरण से प्रेम करते हैं, जो इन्वायरमेंट से प्रेम करते हैं, वो माइनिंग के अगेंस्ट है। क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट डेवलपमेंट। नहीं, सभी को डेवलपमेंट चाहिए। माइनिंग में कॉज अर्थक्वेक, माइनिंग से माइनर स्केल की अर्थक्वेक जो है वो आ सकती है माइनिंग के कारण, लेकिन यहाँ इन्वायरमेंटलिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। माइनिंग एंड इंडस्ट्री वुड पॉल्यूट द एनवायरमेंट, बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि जब कभी माइनिंग होती है तो वहां पे जो भी माइनिंग में से जो भी वहां पे वेस्ट जो निकलते हैं वो आसपास का एरिया में जो भी वाटर बॉडीज है या जो भी सॉइल है उनको बहुत ही ज्यादा पॉल्यूट कर देती है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। फॉरेन कंपनी में एक्सप्लॉइट ट्राइबल, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है कि हो सकता है कोई कंपनी आके वहाँ ट्राइबल लोगों को बहुत कम पैसा दे, बहुत कम सैलरी दे और उनसे बहुत ज्यादा काम कराए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंटलिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट इफ इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड देन इट में। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोचती है कि अगर कंपनीज को अलाउ नहीं करेंगे माइनिंग करने के लिए, स्पेशली अगर बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज को, तो क्या प्रॉब्लम होगा। कंपनी में कंप्लेन अगेंस्ट कंट्री अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट आवर कंट्री इन WTO। सो जो कंपनी बाहर से आएंगी अगर उनको माइनिंग करने हम नहीं देते हैं तो वो WTO में जाके हमारे अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ये हो सकती है। स्टेटमेंट गवर्नमेंट में फाइल केस अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट, नहीं, नन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर सकती है। हो सकता है एक कंपनी हमारे कंट्री में आए माइनिंग के लिए, लेकिन अगर हम लोग उसे मना कर देते हैं तो कल के डेट में कोई और दूसरी कंपनी नहीं आना चाहेगी हमारे कंट्री में। उन लोगों का ये सोचना होगा कि यहाँ की गवर्नमेंट हेल्पफुल नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट बिजनेस करने नहीं देती है, सो देयरफॉर ये हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगी। सो बी करेक्ट है। एसेशन रीजन। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस की नंबरिंग जो है वो थोड़ी सी गलत हो गई है इस वीडियो में, सो मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। सो ओके। There were very few supporters of American-style capitalist development in India after independence. So हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हमारा कंट्री जो है वो यूएसए की, अमेरिका की जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो मॉडल है उसको अडॉप्ट कर रहे। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट वाज पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन वाले मेथड जो है हम लोग फॉलो करना चाहते थे, इसके अगेंस्ट हम लोग ज्यादा अलाइंड थे, यूएसएसआर वाले मेथड थे। ऑल्दो हम लोगों ने कंप्लीटली उसको अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा अलाइंड थे उस तरफ। और ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है कि हमारे कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। अब पॉवर्टी से काफी सारे लोगों को निकालना था। हमारे कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक जो है इक्वालिटी नहीं थी, ये भी लेके आनी थी। तो इसी कारण से हम लोगों ने कैपिटलिस्ट मॉडल को नहीं चुना, हम लोगों ने जो है एक्चुअली ज्यादा अलाइंड थे यूएसएसआर वाली मॉडल की तरफ। तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है, और ये रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ओके। सो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे जो है असर्शन जो है ये करेक्ट है। असर्शन जो यहाँ पे गिवन है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बहुत फ्यू सपोर्टर्स थे अमेरिकन वालों के लिए, तो असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और बिल्कुल ये सही एक्सप्लेनेशन है। इन अ डेमोक्रेसी मेजर डिसीजन शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाई। तो डेमोक्रेसी में जो मेजर जो डिसीजंस जो होती है ये ली जानी चाहिए किसके द्वारा, और कौन इसे अप्रूव करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट नहीं, पीपल, यूनाइटेड नेशन, रिलीजियस लीडर। करेक्ट आंसर यहाँ होगा पीपल। डेमोक्रेसी में जो मेजर डिसीजंस जो होते हैं ये बिल्कुल अप्रूव होने चाहिए पीपल को लेकर के, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल की होती है। हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, ऑल्दो डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उसके थ्रू गवर्नमेंट बनाते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट। डिसीजन ऑफ माइनिंग इन्वॉल्व वेइंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ। तो जब माइनिंग कहीं पे किया जाता है तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों के इंटरेस्ट होते हैं। अब वो इंटरेस्ट वन सोशल ग्रुप अगेंस्ट अनदर, वो जो इंटरेस्ट जो है
वो इंटरेस्ट किसी एक सोशल ग्रुप का बिल्कुल हो सकता है ऑपोजिट किसी दूसरे सोशल ग्रुप से। जैसे अगर कहीं पे माइनिंग होती है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लोग बिल्कुल चाहेंगे कि माइनिंग हो, लेकिन ट्राइबल पीपल्स जो है वो नहीं चाहेंगे माइनिंग हो। मतलब ये दोनों की जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल एक दूसरे से कैसी है, ऑपोजिट है। तो ये जो है ये करेक्ट है। प्रेजेंट जनरेशन अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन, ये भी करेक्ट है। क्योंकि देखो जब कभी भी कहीं पे माइनिंग हो रही है तो वहां तो रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को तो हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर सभी रिसोर्स को हम लोग ने यूज कर लिया तो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो उतना ज्यादा वो रिसोर्स जो है वो रहेगा ही नहीं, वो लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल वहां क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन का भी। तो टू भी करेक्ट है। तो यहाँ होगा ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। It is important to take advice from environmentalist and फ्रॉम इकोनॉमिस्ट ऑन माइनिंग। सो कहीं पे अगर माइनिंग करना है तो बिल्कुल हमें जो है एडवाइस लेनी चाहिए इन्वायरमेंटलिस्ट से और इकोनॉमिस्ट से। बिल्कुल सही है। इन्वायरमेंटलिस्ट हमको बताएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट जो है, ये जो माइनिंग होने वाली है, इससे इन्वायरमेंट को कितना डैमेज होगा, और इकोनॉमिस्ट हमको ये बताएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं या माइनिंग जो कर रहे हैं इसमें कितना लॉस या प्रॉफिट होगा। तो बिल्कुल एडवाइस लेनी चाहिए। द फाइनल डिसीजन मस्ट बी इकोनॉमिक डिसीजन। नहीं, फाइनल जो डिसीजन है ये एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो लोग डिसीजन लेंगे। अब वो लोग डिसीजन लेने से पहले बाकी जो लोग है, जो पीपल है, पीपल के बारे में भी सोचेंगे। क्योंकि अगर उन लोगों ने गलत डिसीजन लिया और जिससे पीपल नाराज हो गए तो नेक्स्ट टाइम वो उसको वोट नहीं देंगे, लोगों को काफी प्रॉब्लम्स होंगी, लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगी। तो यहाँ करेक्ट हमें फाइंड करना है। सो फाइंड डिसीजन। सो यहाँ पे करेक्ट होगा, टू तो रॉन्ग है, ओनली वन। सो ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट। पोस्को इज अ कंपनी फ्रॉम। तो पोस्को कहाँ की कंपनी है? जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, इंडिया। तो पोस्को कंपनी है ऑप्शन बी, साउथ कोरिया की। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। सो इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, बिल्कुल डे बाय डे लोग जो है वो रिच होने चाहिए, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा मनी आना चाहिए, रिसोर्स ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है। सोशल जस्टिस, तो लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि डेवलपमेंट करने के लिए किसी एक ग्रुप के अगेंस्ट, किसी एक ग्रुप का नुकसान हो रहा है, किसी एक ग्रुप का लॉस हो रहा है और दूसरा ग्रुप उसका फायदा उठा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सोशल जस्टिस होना चाहिए। और इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस भी बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसी कंट्री में मान लो अगर 100 पीपल है, सिर्फ 10 पीपल डे बाय डे रिच हो रहे हैं, अब बाकी के 90 के लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ये क्या एक इकोनॉमिक जस्टिस है? बिल्कुल नहीं। तो डेवलपमेंट में बिल्कुल इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ जो है यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस जो है ये होने चाहिए। Who should decide agenda of development of our country? हमारे कंट्री में डेवलपमेंट कैसा हो, डेवलपमेंट की क्या एजेंडा हो, क्या थीम हो, क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो ये सब डिसाइड किसे करना चाहिए? बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट। क्योंकि देखो बिजनेसमैन अगर डिसाइड करेंगे डेवलपमेंट का एजेंडा तब तो सिर्फ वो ऐसा डिसीजन लेंगे जो उनके बिजनेस को फायदा करे। अगर मान लो फार्मर बन जाते हैं, वो डिसाइड करेंगे अगर डेवलपमेंट का एजेंडा, तब तो ये लोग ऐसा डिसीजन लेंगे जो सिर्फ फार्मर्स को फायदा करता हो, सिर्फ अपना फायदा देखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जब डिसीजन लेगी तो गवर्नमेंट तो पूरा कंट्री का फायदा देखेगी। तो बिल्कुल गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए। डेवलपमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल। बिल्कुल करेक्ट है। किसी एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट जो है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए जो है डिजास्टर हो सकता है। तो डेवलपमेंट की मीनिंग जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल करेक्ट है। क्या कारण है इसका, रीजन क्या है? डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिजास्टर फॉर अनदर, ये भी करेक्ट है। क्योंकि अलग अलग मीनिंग क्यों है? क्योंकि किसी एक पर्सन का डेवलपमेंट किसी दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हम लोगों ने एग्जांपल देखा किस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो चाहते हैं कि डैम्स को बनाया जाए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल पीपल जो है वो नहीं चाहते हैं डैम्स बनाया जाए, बिकॉज हो सकता है उनके लिए उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक पर्सन का फायदा हो रहा है, इंडस्ट्रीज एक कम्युनिटी का फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे सोशल ग्रुप है उनका लॉस हो रहा है। तो रीजन भी करेक्ट है। बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए, गवर्नमेंट शुड डिसाइड एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में डेवलपमेंट की एजेंडा हमारी गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए। करेक्ट है। देयर वाज डिसएग्रीमेंट ऑन द व्हाट काइंड ऑफ रोल दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्ले इन इंश्योरिंग ग्रोथ विथ जस्टिस।
देखो हमारे कंट्री में सभी लोग ये चाह रहे थे कि बिल्कुल गवर्नमेंट डिसाइड करे कि किस तरह का डेवलपमेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट का ये डिसीजन में रोल कितना हो, ये डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का रोल कितना हो। क्या गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करे, 100% सारा का सारा काम गवर्नमेंट देखे, तब तो ये कुछ यूएसएसआर जैसी इकोनॉमी बन जाएगी जहां सब कुछ स्टेट कंट्रोल होगा। या फिर गवर्नमेंट बिल्कुल कंट्रोल ना करे, तब तो ये यूएसए जैसा हो जाएगा, कैपिटलिस्ट। ऑल्दो ऐसा नहीं, यूएसए में भी ऐसा 0% नहीं है। तो दैट मीन्स लोगों के मन में एक तरह की डिसएग्रीमेंट थी कि गवर्नमेंट को कितना कंट्रोल करना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। सो बिल्कुल वहां डिसएग्रीमेंट थी कि गवर्नमेंट की किस तरह की रोल प्ले करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ और या फिर जस्टिस के लिए। तो दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ। The idea of planning as the process of rebuilding economy earned public support in 1940s and 50s all over the world. So किसी भी डेवलपमेंट से पहले उसकी पहले प्लानिंग करनी चाहिए। और ये जो आइडिया है इसे पूरा 1940s में 1950s में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पब्लिक का सपोर्ट मिला, नॉर्मल पीपल्स ने सपोर्ट किया। वो लोग भी यही बोल रहे थे कि हाँ हमें कुछ भी करने से पहले उसके पहले हम लोग कुछ प्लानिंग करना चाहिए। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। सो असर्शन इज करेक्ट। Many countries were influenced by economic growth against heavy odds of Soviet Union in 1930s and 40s. आप देखो कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में बहुत सारी सैंक्शंस लगी हुई थी। यूएसए और जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्री थी वे कंटिन्यूअसली एक तरह से हम लोग देखें तो चैलेंज कर रही थी, प्रेस कर रही थी सोवियत यूनियन को। लेकिन ये सब होने के बावजूद सोवियत यूनियन 1930s 1940s में बिल्कुल खड़ा रहा, बिल्कुल सस्टेन रहा, वो उस समय नहीं टूटा। सोवियत यूनियन उस समय बिल्कुल नहीं टूटा। तो ये दिखाता है क्यों, क्योंकि सोवियत यूनियन ने अपनी इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्लानिंग करके बनाई थी। तो ये दिखाता है कि अगर हम लोग प्लानिंग करके अगर कोई कंट्री काम कर रहा है डेवलपमेंट की तो उसमें बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। तो रीजन भी करेक्ट है, अब बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ऑप्शन ए। Most of the development decision involved political judgment and required consultation among political parties and approved approval of the people. तो कंट्री में जो भी डेवलपमेंट जो भी होते हैं यहाँ एक तरह की पॉलिटिकल जजमेंट होती है। तो बिल्कुल पॉलिटिकल जजमेंट होती है और इसमें कंसल्टेशन होती है अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। तो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी जो है आपस में बात करते हैं, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करती है, हमारे पार्लियामेंट में डिबेट्स होती है और फाइनली लोग जब उसे अप्रूव करते हैं तब जाके जो है सही डेवलपमेंट आता है। बिल्कुल ये ट्रू है। We need to study a process of development as a part of the history of politics of India because each of the decision had. तो हम लोग करेंटली अगर ये देखें तो हम लोग जो है ये पॉलिटिकल साइंस में या फिर हम लोग बेसिकली जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो पढ़ते हैं ये हम लोग इंडियन हिस्ट्री के पॉलिटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए थे, जो भी पॉलिटिकल डिसीजन लिए गए थे उन सब के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, उन सभी के कुछ परिणाम निकले। तो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, इन सभी के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे। लेफ्ट ऑफेंड रेफर्स टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ रिच। तो जनरली जो लोग रिच के फेवर में होते हैं, जो रिच पीपल के फेवर में होते हैं उन्हें लेफ्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है, रिच जो है जनरली वो पुअर सेक्शंस के फेवर में होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में जो डिप्रेस्ड है उनके फेवर में होते हैं। लेफ्ट सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ पुअर सेक्शन। तो बिल्कुल लेफ्ट बिल्कुल गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है अगर गवर्नमेंट किसी तरह की पॉलिसी लेके आती है पुअर सेक्शन के लिए। तो टू करेक्ट है। सो ओनली बी, ओनली टू। The rights refer to those who believe that free competition and market economy alone refers progress. So यहाँ हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग राइट किसको बोलते हैं, पॉलिटिकल सेंस में हम लोग कौन से पार्टी को राइट पार्टी बोलते हैं। सो हम लोग वैसे पार्टी को राइट बोलते हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री कंपटीशन हो मार्केट इकोनॉमी जो है ये बहुत ही प्रोग्रेस कर सकती है, अपने आप प्रोग्रेस कर सकती है। कहीं से मार्केट इकोनॉमी को गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की दरकार नहीं है। तो वैसे आइडियोलॉजी को राइट आइडियोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ आप देखो तो मार्केट में फ्री कंपटीशन होनी चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन नहीं, राइट
की आइडियोलॉजी होती है कि गवर्नमेंट को मिनिमम इंटरवेंशन करना चाहिए, बहुत कम से कम इंटरवेंशन करना चाहिए इकोनॉमी को। जो भी इकोनॉमी जो है वो अपने आप खुद देख लेगी अपना, गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो टू रॉन्ग है, तो करेक्ट है ओनली वन ए। Many people refer to the West as the standard of measuring development. तो जब इंडिपेंडेंस मिला, सब हम सभी डेवलप होना चाहते थे, हमारे कंट्री के लोग डेवलप होना चाहते थे, और वो सभी चाहते थे कि डेवलप, वो सभी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग था, इवन आज भी डेवलपमेंट का मीनिंग था कि अपने आप को वेस्टर्न कंट्री की तरह बनाना। तो वो एक तरह की स्टैंडर्ड की तरह काम कर रही थी, बिल्कुल ट्रू है ये। डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न, बिल्कुल, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न होता थे, ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री या अमेरिका की तरह अगर हो जाते, तो जो है हम लोग ये बोल सकते थे कि हम लोग डेवलप हो गए। तो ये भी करेक्ट है। मॉडर्न वाज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री ऑफ द वेस्ट, ये भी करेक्ट है। सो यहाँ करेक्ट फाइंड करना है डी, ऑल ऑफ आर करेक्ट। फाइंड इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फाइंड करना है यहाँ। After independence, it was believed that every country would go through the process of modernization as in the West. So जब इंडिपेंडेंस मिला हमें, तो लोगों का सोचना ये था कि सभी कंट्री में डेवलपमेंट जो आएगी वो मॉडर्नाइजेशन के थ्रू आएगी। किस तरह की मॉडर्नाइजेशन, जैसा वेस्ट में है। वेस्ट का मतलब वेस्टर्न यूनियन और अमेरिका। तो बिल्कुल ये वाली करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। तो जब कोई कंट्री मॉडर्न बनता है, जब कोई कंट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाता है, तो धीरे धीरे वो अपने जो सोशल जो कल्चर जो है उससे धीरे धीरे वो दूर होने लगता है, उससे एक तरह की ब्रेकडाउन होने लगती है। ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में देखो यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड करने के लिए कहा गया है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा नन, इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। After independence, modernization was associated with the ideas of। तो इंडिपेंडेंस के बाद मॉडर्नाइजेशन की आइडिया जो है ये किससे रिलेटेड थी? द आइडियाज ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल, मॉडर्नाइजेशन का मतलब था कंट्री में ग्रोथ होना। मटेरियल प्रोग्रेस, बिल्कुल, कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होना, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स की नई नई चीज़ें बनना, नए नए बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस बनना। एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी, और साइंटिफिक रैशनैलिटी होना, किसी भी चीज को हम लोग जो है जस्ट एक्सेप्ट कर लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं, उसके पीछे काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, काफी सारे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, थ्योरी होने चाहिए, उसके बाद ही उसी चीज को एक्सेप्ट करे, तो इसको बोलेंगे साइंटिफिक रैशनैलिटी। तो साइंस को भी काफी बढ़ावा दिया गया, काफी प्रमोट किया गया मॉडर्नाइजेशन में, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ करेक्ट होगा डी, ऑल ऑफ आर करेक्ट। वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व द राइज ऑफ। तो वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ कौन सी पॉलिसी जो है हमें देखने को मिलेगी? कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, माओइज्म। करेक्ट आंसर होगा, आप देखो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की बात कर रही है, अब वो भी कैसी? वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन। सो बिल्कुल वेस्ट का आपको पता होगा कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करते थे, तो कैपिटलिज्म वाली ये दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो कैपिटलिज्म के साथ में लिबरलिज्म है और यहाँ माओइज्म है। तो माओइज्म तो हो गया जो चाइना ने फॉलो किया था, जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो फॉलो किया था, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए। There were many in India then who were deeply impressed by Soviet model of development। बिल्कुल, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, हमारे सामने दो क्वेश्चंस थे कि हम लोग सोवियत मॉडल को चुने कि यूएसए की मॉडल को चुने। ऑल्दो हम लोगों ने दोनों मॉडल की अच्छी अच्छी बातों को ली, हम लोगों ने यूएसए मॉडल की भी कुछ अच्छी बातों को ली और यूएसएसआर वाली मॉडल की भी कुछ अच्छी बातों को ली, लेकिन ज्यादातर जो हम लोग थे वो यूएसएसआर वाले को फॉलो कर रहे थे। तो बहुत ही ज्यादा हम लोग बिल्कुल इम्प्रेस्ड थे, बिल्कुल करेक्ट है। सोवियत पार्टी एंड मेनी कांग्रेस लीडर वेयर अगेंस्ट इट, नहीं, ये रॉन्ग है। इवन सोशलिस्ट पार्टी या फिर कांग्रेस के बहुत सारे लीडर, इवन नेहरू को भी अगर आप देखो, हमारे फर्स्ट पीएम, वो भी बिल्कुल बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे सोवियत मॉडल से। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये रॉन्ग है, सिर्फ 1 करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा ए। इंडिया फॉलोड विच मॉडल ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। तो इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोगों ने कौन सी डेवलपमेंट की मॉडल फॉलो करी? लिबरलिज्म, कैपिटलिस्ट मॉडल जो यूएसए में फॉलो होती है या होती थी, बिल्कुल सोशलिस्ट मॉडल जो यूएसएसआर वाली होती थे। तो अभी मैंने हम आपको बताया कि हम लोगों ने असल में यूएसए यूएसएसआर दोनों की मॉडल को यूज किया, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को आप देखोगे हम लोग इसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का दूसरा नाम आप देखोगे तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ, हम लोगों ने दोनों को फॉलो किया। फिर से मैं बता दूं, लेकिन ज्यादातर हम लोगों ने यूएसएसआर वाली मॉडल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। ये जो प्लानिंग कमीशन की आइडिया जो है, ये सब कुछ कहाँ से आई? यूएसएसआर वाली मॉडल से आई।
there was a consequence on one point among consensus on one point among the people of India that development could not be left to the private people. So लोगों में इंडिपेंडेंस के बाद में लोगों का मानना ये था कि डेवलपमेंट जो है ये सिर्फ हम प्राइवेट पीपल के ऊपर में नहीं छोड़ सकते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा. बिल्कुल करेक्ट है. पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट वांटेड गवर्नमेंट टू टेक लीड पोजीशन इन डेवलपमेंट. ये रॉन्ग है. वो बिल्कुल चाहते थे कि गवर्नमेंट भी आगे आए और गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करे और प्राइवेट भी अपना रोल प्ले करे. सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ओनली वन. द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन. तो प्लानिंग कमीशन कौन सी ईयर में सेटअप की गई थी? चलो एक काम करो, इसकी आंसर जो है आप कमेंट करके बताओ. आप मुझे कमेंट करके इसकी जो है आंसर बताओ. और यहाँ पे मेरी एक क्विज जो आएगी, मैं वहां पे पासवर्ड यूज करूंगा 2233. प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1950 बाई. सो प्लानिंग कमीशन को कैसे सेटअप किया गया, कैसे शुरू किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन से, सिंपल रेजोल्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर. सो प्लानिंग कमीशन जो है इसे स्टार्ट किया गया था एक सिंपल रेजोल्यूशन से. पार्लियामेंट में, हमारी पार्लियामेंट में एक सिंपल रेजोल्यूशन को पास किया गया और उसके थ्रू प्लानिंग कमीशन को स्टार्ट किया गया. तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है. ये हमारी पार्ट 1 थी. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. इसके बाद मेरी पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगी. इस तरह से इस चैप्टर की हम लोग मोर देन 120 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे. डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम ग्रुप की मेरी लिंक है, आप वहां पे टेलीग्राम में जुड़ सकते हो. वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वहां पे आप क्विज भी प्ले कर सकते हो. थैंक यू.